हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड एमसीक्यूज़ को एज यूजुअल। और ये सारे क्वेश्चंस ना सिर्फ आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में बल्कि और भी जो अदर स्टेट लेवल पे डिफरेंट तरीके के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी हेल्प करेंगे, ठीक है। साथ ही मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 यूपीएससी एमसीक्यूज सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई फर्दर इंटरेस्टेड है तो वो इस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं इन द एप्लीकेशन बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, ओके। आइए देखते हैं आज कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं। द फर्स्ट वन इज इन द लाइट ऑफ द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ Bryospilus baraticus, consider the following statements regarding similar organisms। यहाँ पे कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, इनको चेकआउट करना है क्या ये सही है या फिर नहीं। फर्स्ट है वाटर बियर्स मीन्स tardigrades can survive the extreme conditions including the vacuum of space। क्या ये जो वाटर बियर्स होते हैं ये एक्सट्रीम कंडीशंस को आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं? यस। टार्डिग्रेड्स असल में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के साथ साथ रेडिएशन को, डेसिकेशन को भी एंड्योर कर सकते हैं और आसानी के साथ ये स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे कोपेपोड्स आर अमंग द मोस्ट अबेंडेंट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन द ओशन एंड दे प्ले अ वाइटल रोल इन मरीन फूड वेब्स। क्या जो कोपेपोड्स होते हैं दे आर अमंग द मोस्ट अबेंडेंट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओशन के अंदर, साथ ही क्या एक इंपॉर्टेंट रोल है इनका मरीन फूड वेब्स में? यस, क्योंकि कोपेपोड्स असल में बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द फाइटोप्लैंक्टॉन्स टू हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एंड द थर्ड वन इज Ostracods, ancient crustaceans, have a fossil record of over 450 million years old। क्या इनके जो फॉसिल्स हमें मिले हैं ये 450 मिलियन साल के से भी पुराने हैं? तो डेफिनेटली इट इज़ ट्रू, क्योंकि ऑस्ट्राकॉड्स बेसिकली क्रस्टेशियंस होते हैं जिनका फॉसिल रिकॉर्ड हमें 450 मिलियन ईयर्स पुराना भी मिला है और इसी के साथ ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन एनिमल ग्रुप हैं, ठीक है। इनका जो फॉसिल है ये वैल्यूएबल इंसाइट्स हमें देता है इनटू एंशिएंट मरीन एनवायरनमेंट, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो तीनों ही बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में बिल्कुल ठीक हैं। द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, ऑल थ्री, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग। एमपीसी के बारे में 3 स्टेटमेंट हैं, आइए चेक करते हैं। फर्स्ट है इट हैज़ 6 मेंबर्स विद द फाइनेंस मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन। क्या इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं जहाँ पे इसके चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं? नो। ऑल्दो एमपीसी में होते तो 6 ही मेंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं के इंचार्ज होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, एक ऑफिशियल इसमें नॉमिनेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड के द्वारा, साथ ही जो 3 और मेंबर्स बच रहे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं उनका टेन्योर 4 साल का होता है। तो यहाँ पे 6 मेंबर्स तो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन यहाँ पे चेयरपर्सन की बात गलत लिखी हुई है। चेयरपर्सन यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। सेकेंड है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी रेट मीन्स रेपो रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन विद इन द टारगेट रेंज। क्या इनका ये ड्यूटी होता है? यस। एमपीसी का काम ही यही है कि इनको बेंचमार्क पॉलिसी रेट यानी कि रेपो रेट को फिक्स करना होता है जिससे कि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकें किसी भी इकोनॉमी में विद इन द स्पेसिफाइड टारगेट लेवल, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड है एमपीसी मेक्स द डिसीजंस बाय मेजॉरिटी वोट एंड इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजंस लेती है वो मेजॉरिटी वोट के थ्रू लेती है और इसका जो डिसीजन है क्या वो बाइंडिंग होता है आरबीआई के ऊपर? यस। एमपीसी अपने डिसीजंस लेता है बेस्ड ऑन अ मेजॉरिटी वोट और इन केस अगर टाई होता है, जैसे कि इसमें 6 मेंबर्स हैं, सपोज कोई इशू सामने आया उसमें 3:3 का अगर वोट पड़ा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होंगे उनके पास फिर पावर होती है सेकेंड वोट की, या फिर आप जिसको कास्टिंग वोट भी कहते हैं, ठीक है। तो जो डिसीजन आएगा एमपीसी का वो टोटली बाइंडिंग होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मानना ही होता है, ठीक है। तो थर्ड बिल्कुल सही है, सेकंड सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है। विच ऑफ द अबव इज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेंट्रल बैंकिंग एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि कौन कौन सी बातें इसमें से सही थी? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2 and 3, ओके। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ डिजीजेस के नाम हैं। विच ऑफ द अबव इज आर
द वायरल डिजीजेज अफेक्टिंग द बर्ड्स। इसमें से कौन कौन सी वायरल डिजीजेज हैं जिनकी वजह से बर्ड्स अफेक्टेड होती हैं? फर्स्ट है रानीखेत डिजीज, सेकेंड है एवियन इन्फ्लुएंजा एंड थर्ड इज पैशिकोस डिजीज। रानीखेत डिजीज को आप न्यू कैसल डिजीज के नाम से भी जानते हैं और ये हाईली कंटैगुअस वायरल इन्फेक्शन है जो कि बर्ड्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सीवियर रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, साथ ही इसका बहुत हाई मॉर्टेलिटी रेट भी है। ठीक है, तो रानीखेत डिजीज बिल्कुल सही है। सेकेंड है एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको आप बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं, और ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस, जिसकी वजह से डिफरेंट बर्ड स्पेशीज को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं एंड इट कॉज सीवियर डिजीजेस स्पेशली इन पोल्ट्री। ठीक है, तो एवियन इन्फ्लुएंजा भी बिल्कुल सही है, ये एक वायरल डिजीज है जो बर्ड्स को इफेक्ट करता है। एंड द थर्ड वन इज पैशिकोस डिजीज, ये जो है कॉज होता है बिकॉज ऑफ हर्पेस वायरस। ठीक है, और ये भी बर्ड्स में ही होता है। बहुत सारी बर्ड्स ससेप्टेबल हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजीज, और कोकाटूज और अमेजोन पैरट्स खासकर बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं टू दिस इन्फेक्शन एंड यूजुअली बहुत सारे केसेस में इनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो तीनों ही डिजीजेज यहाँ पे वायरल डिजीजेज हैं जिनकी वजह से बर्ड्स इफेक्टेड होती हैं। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 1, 2 and 3. Moving to fourth question. In the context with the Fort William, which of the following observations is are correct? Fort William के बारे में 3 बातें हैं, इनको एनालाइज करना है कौन सी बात सही है। फर्स्ट है Fort William in Kolkata, the headquarters of the Eastern Army Command has been renamed as Vijay Durg. Yes, सबसे पहले आपको लोकेशन याद रखना है कि फोर्ट विलियम कहाँ पे है, कोलकाता में है, और यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है ईस्टर्न आर्मी कमांड का, और हाल ही में इसका नाम पलट के विजय दुर्ग रखा गया। बिल्कुल ठीक है, ओके। सेकेंड है दिस फोर्ट इज ऑक्टागोनल इन शेप एंड इट हैज़ एन इम्पोजिंग स्ट्रक्चर मेड आउट ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर। यस, ये जो फोर्ट है असल में ये 8 साइड्स पे बना हुआ है, इट इज़ ऑक्टागोनल इन शेप, और इसका एक इम्पोजिंग स्ट्रक्चर है जिसको ब्रिक और मॉर्टर से बनाया गया है। टोटल 70 एकड़्स में फैला हुआ है और बहुत सारे इसमें आर्च्ड विंडोज़ एम्बेलिश किए गए हैं, जिसकी वजह से ये ग्रीन गार्डन की तरह दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड द थर्ड वन इज द नेम विजय दुर्ग इज इंस्पायर्ड बाय अ फोर्ट एसोसिएटेड विथ विजयनगर एम्पायर। क्या ये जो विजय दुर्ग नाम इसका रखा गया है इट इज इंस्पायर्ड बाय अ फोर्ट जो कि रिलेटेड है विजयनगर एम्पायर से? नो, क्योंकि विजय दुर्ग डिराइव है फ्रॉम अ फोर्ट जो कि है अलॉन्ग द सिंधु दुर्ग कोस्ट इन महाराष्ट्र, और ये रिलेटेड है मराठास के साथ अंडर द छत्रपति शिवाजी महाराज, नॉट द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो गया, बाकी दोनों बिल्कुल सही थे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, योर आंसर इज बी ऑप्शन ओनली 2. ओके, now fifth question is with reference to India consider the following statements. The first one is when a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. क्या अगर प्रिजनर अपनी तरफ से एक सफिशिएंट रीज़न देता है तो क्या ऐसे शख्स को फिर पैरल डिनाई नहीं किया जा सकता बिकॉज इट कम्स टू हिज और हर राइट? नो, क्योंकि पैरल असल में एक टेम्प्रेरी रिलीज होता है किसी भी प्रिजनर का, जहाँ पे सेंटेंस सस्पेंशन है ऑल्दो, लेकिन उसको टेम्प्रेरी बेसिस पे रिलीज किया गया है, लेकिन ये उसका राइट नहीं होता है। ठीक है, और इसको डिनाई भी किया जा सकता है अगर कोई वैलिड केस सामने आता है तो, और ये कब दिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट रीजंस में, जैसे कि अगर सीवियर इलनेस है या किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है, तब उसको ये अप्रूवल मिलता है। कौन देता है? डेप्यूटी होम सेक्रेटरी स्टेट के। ठीक है, तो यहाँ पे पैरल डिफरेंट चीज़ है, और यहाँ पे जो फरलफ की हम बात कर रहे हैं ये भी टोटली डिफरेंट है। ठीक है, फरला असल में इसको कंसिडर किया जाता है एज अ राइट फॉर प्रिजनर्स, और ये पीरियोडिकली ग्रांट किया जाता है विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न, जिससे कि जो प्रिजनर है वो अपने फैमिली के साथ साथ कुछ सोशल टाइज भी मेंटेन कर सके। ठीक है, तो दोनों यानी कि पैरल और फरला डिनाई किए जा सकते हैं अगर इनको डीम किया गया अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कहना कि ये इनका राइट है, नो, पैरल इज नॉट देयर राइट। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन रूल्स फॉर प्रिजनर रिलीज ऑन पैरल। क्या हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने खुद के रूल्स हैं प्रिजनर रिलीज ऑन पैरल पे? यस, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने खुद के प्रिजनर रिलीज ऑन पैरल रूल्स होते हैं, क्योंकि प्रिजन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रिजन एक्ट 1894 स्टेट्स को ये एम्पावर करता है या उनको ये पावर देता है उसके थ्रू कि वो पैरल को रेगुलेट कर सकें, ना सिर्फ पैरल को बल्कि फरलफ को भी और रेमिशन को भी एज अ पार्ट ऑफ जेल रिफॉर्म। ठीक है, तो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट का खुद का रूल होता है ऑन दिस बेसिस।
थर्ड है बोथ पैरल एंड फरला आर द लीगल राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, क्या ये उनका लीगल राइट है? जैसे हमने अभी बात करी है कि पैरल एक तरह का प्रिविलेज है ना कि राइट है, ठीक है। और ये सिर्फ अर्जेंट नीड्स पे दिया जाता है, जैसे कि अगर मेडिकल या किसी तरह की फैमिली इमरजेंसीज है तभी, एंड इट इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी फॉर पब्लिक सेफ्टी एज वेल। और फरला जो है ये प्रिजनर्स को हेल्प करता है कि वो अपने फैमिली टाइज को मेंटेन कर सकें और इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट मोनोटोनी को भी ब्रेक कर सकें, लेकिन ये टोटली डिस्क्रिशनरी बेसिस पे दिया जाता है और यहाँ पे रिफॉर्म को भी बैलेंस करते हुए विद पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत है क्योंकि पैरल एक प्रिविलेज है ना कि राइट है, ओके। तो फर्स्ट गलत था, थर्ड गलत था। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो एक ही सही है इसमें से, आंसर है ए ऑप्शन, ओनली वन, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोकोआ प्रोडक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। The first statement is, it is mainly grown in an area of land around the equator between 20 degrees latitude north and south। क्या इसको हम ग्रो करते हैं इक्वेटर के अराउंड 20 डिग्रीज लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ में? यस, डेफिनेटली। इसको ज़्यादातर इसी लैंड एरिया में ग्रो किया जाता है अराउंड द इक्वेटर बिटवीन 20 डिग्रीज लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ। और कोकोआ इवॉल्व हुआ है एज एन अंडर स्टोरी क्रॉप अमेजोनियन फॉरेस्ट में। तो जो कमर्शियल कल्टिवेशन है कोकोआ का, इसको आप प्लांटेशंस के फॉर्म में भी कर सकते हैं जहाँ पे 50% लाइट जो है वो आइडियली अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सही है। सेकेंड, इट इज़ नोन एज अ क्रॉप ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक्स एंड इट इज़ नेटिव टू अमेजोन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका। ये भी सही है। ये एक ह्यूमिड ट्रॉपिक्स की क्रॉप के तौर पे जाना जाता है एंड इट इज़ नेटिव टू अमेजोन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका। इंडिया के अंदर कहाँ पे ये ग्रो होता है? तो इंडिया के अंदर ज़्यादातर हम इसको कल्टिवेट करते हैं कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में, मेनली एज एन इंटरक्रॉप विथ एरेका नट एंड कोकोनट, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कोकोआ प्रोडक्शन के बारे में। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, योर आंसर इज सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 7 इज, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे 3-4 कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपको इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। फिर से मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आया करे तो आप इनकी लोकेशन एक बार मैप में जरूर चेकआउट कर लिया करिए। द फर्स्ट वन इज आइवरी कोस्ट। ये कहाँ पे है? ये इन सब में से वेस्टर्न साइड पे लोकेटेड है एंड इसके जस्ट बाद अगर हम देखेंगे तो घाना आता है, ठीक है। सेकेंड इज घाना, थर्ड इज नाइजीरिया और घाना से आगे आप जाएंगे तो नाइजीरिया आता है और लास्ट में फाइनली कैमरून आता है क्योंकि कैमरून जो है वो नाइजीरिया के ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तो आप इसको एक बार ज़रूर मैप पे देख लीजिएगा और ये इनका जियोग्राफिकल पोजीशंस रिफ्लेक्ट करता है अलोंग द वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट। और यहाँ पे आइवरी कोस्ट और घाना के बारे में याद रखिएगा कि ये बहुत अच्छे कोकोआ प्रोड्यूसर्स भी हैं और नाइजीरिया और कैमरून इसके बाद आते हैं, ठीक है। तो इनका करेक्ट ऑर्डर असल में ऐसा ही होगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आइवरी कोस्ट फर्स्ट पे, देन घाना, देन उसके बाद नाइजीरिया एंड देन कैमरून, ठीक है। 1, 2, 3 and 4। तो हियर करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। फर्स्ट है, रेपो रेट रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट एट विच अ कंट्री सेंट्रल बैंक बोरोज द फंड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। यहाँ पे बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रेपो रेट किस चीज़ को हम कहते हैं? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे कि सेंट्रल बैंक असल में मनी लेंड करता है टू द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। यहाँ पे बोरो नहीं करता बल्कि लेंड करता है। और यहाँ पे कैसे लेंड करते हैं, क्या चीज़ सिक्योरिटी पे रखे? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे यूज़ किया जाता है या फिर और भी जो अप्रूव्ड कोलेट्रल होते हैं उनको सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, इट इज़ रॉन्ग। Second है, variable rate reverse repo is typically conducted to absorb the excess liquidity by withdrawing the existing cash from the financial system. Variable rate reverse repo जनरली यूज़ किया जाता है सरप्लस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए किसी इकोनॉमी से, जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कैश है उसको विथड्रॉ किया जाता है यानी कि निकाला जाता है फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही था, लेकिन रेपो रेट की डेफिनेशन यहाँ गलत लिखी हुई है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट्स। आपको बताना है इसमें से कैपिटल मार्केट कौन कौन से हैं। सबसे पहले दोनों ही मार्केट्स जो हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, इनको हम यूज़ करते हैं फंड को रेज करने के लिए और ये पार्ट है हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स का। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए होता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। देखिए यहाँ पे
गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और इसके अलावा स्टॉक मार्केट, ये आपके पार्ट हो जाएंगे कैपिटल मार्केट के, जबकि जो कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल मार्केट है ये दोनों पार्ट हैं मनी मार्केट के, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे असल में होना चाहिए सिर्फ 2, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन थोड़ा सा और अगर हम समझें इसको फर्दर, तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे या फंड्स रेज करने हैं तो उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया। ट्रेजरी बिल टोटली रिस्क फ्री होता है और इसको सेंट्रल बैंक इशू करता है। देन देयर इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि एक रेसिट होती है डिपॉजिटेड फंड्स के लिए। फिर कमर्शियल पेपर का आप यूज़ करते हैं जो कि अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं और इसमें हाई रिटर्न्स भी आपको मिलते हैं। देन देयर इज रीपर्चेज एग्रीमेंट, ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जिसमें कि रीसेल भी होती है। और एक और टूल यहाँ पे यूज होता है एंड दैट इज द बैंकर्स एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये फ्यूचर पेमेंट होती है जो कि बैंक गारंटी करती है अपने साइड से, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कैपिटल मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखें तो फर्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विटी, जो कि कंपनी के शेयर्स होते हैं। देन देर इज डेट सिक्योरिटी, जो कि इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। देन देर इज डेरिवेटिव, जो कि एक वैल्यू होती है एंड ये डिपेंड करती है अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर। देन देर इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि इन्वेस्टर पूल्ड फंड्स हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। एंड लास्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक करेंसी एग्रीमेंट और डेरिवेटिव का नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। कौन कौन से थे, तो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट, ठीक है। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट विद पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आई देखते हैं। द फर्स्ट वन इज पिनाका MLRS कैन डिलीवर अ सैल्वो ऑफ 72 रॉकेट्स इन 44 सेकेंड। क्या ये 72 रॉकेट्स को डिलीवर कर सकता है सिर्फ और सिर्फ 44 सेकेंड्स में? येस, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो है ये केपेबल है कि ये 72 रॉकेट्स का सैल्वो डिलीवर कर सके टारगेट पे अपने सिर्फ और सिर्फ 44 सेकेंड्स में, और ये इसकी रैपिड फायर कैपेबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है ये। सेकेंड, द मैक्सिमम रेंज ऑफ द पिनाका MLRS इज करेंटली 300 किलोमीटर्स। क्या इसकी मैक्सिमम रेंज फिलहाल 300 किलोमीटर है? नो, क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेंज फिलहाल 75 किलोमीटर्स है और ऑनगोइंग अभी भी इसमें बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं जिससे कि इसकी हम रेंज को बढ़ा के 120 किलोमीटर्स तक पहुंचा सकें और फाइनली इसको 300 किलोमीटर्स तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी तक 300 किलोमीटर्स तक ये पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 75 किलोमीटर्स ओनली। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज टोटली परफेक्ट, विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। योर आंसर हियर इज ए ऑप्शन, ओनली 1, ओके। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है या कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमेशा लिख सकते हैं। हमारी टीम देखेगी आप क्या अपनी तरफ से सजेशन दे रहे हैं। अगर हमें ठीक लगता है तो डेफिनेटली हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल वापस से मिलते हैं इस सीरीज़ में अगले लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuzat Sana signing off.